नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज मीडिया की चौपाल। जी हां, मीडिया की इस चौपाल में हम पत्रकारों से बात करेंगे शहर, प्रदेश और देश के ज्वलंत मुद्दे पर। आज का विषय है हमारा किसान आंदोलन जो दिल्ली में चल रहा है। हम इसके बारे में तफसीलात से बात करेंगे अपने पत्रकार मित्रों के साथ में। बात होगी भूपेश सरकार के 2 सालों की और हम नज़र भी मारेंगे निगम के कामों के ऊपर। सबसे पहले हम बात की शुरुआत करते हैं दिल्ली में चल रहे बीते 21 दिन से किसान आंदोलन के ऊपर, क्योंकि किसान टस से मस नहीं हो रहे हैं अपने आंदोलन से, वहीं सरकार का रुख भी अडिग है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे नवभारत के ब्यूरो चीफ दीप शर्मा जी जो हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारे बीच मौजूद हैं पत्रिका के ब्यूरो चीफ अब्दुल रज्जाक रिजवी और प्रखर समाचार के ऊर्जावान पत्रकार भाई भूपेंद्र साहू। हम दीप शर्मा जी से जानना चाहेंगे, दीप शर्मा जी, दिल्ली में जो कुछ चल रहा है किसान आंदोलन का, ये किसानों की शिकायत है या विपक्ष की सियासत है या सरकार की अदावत है? क्या मानते हैं जो तस्वीर बनी है दिल्ली में? मैं जहाँ तक समझता हूँ ये किसान आंदोलन विशुद्ध किसान आंदोलन ही होना चाहिए और है भी। ये अलग बात है कि उसमें कुछ लोग अंदर घुस गए हैं या उनका प्रवेश हो गया है जिससे आंदोलन को बिखेरने का प्रयास हो रहा है। अगर किसानों को कुछ दर्द है वो वाजिब है, गैर वाजिब है, ये सवाल बाद में उठता है। उनकी सुनवाई होनी चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, उनका दर्द क्या है। अभी मैं व्हाट्सएप में भी देख रहा हूँ, सोशल मीडिया में भी एक वायरल हो रहा है कि इस किसान आंदोलन का हल केवल किसानों के पास है क्योंकि वो अपने पास हल रखते हैं। जी, तो ये उनके बीच जाके ही उनके विचार जान के ही उनकी भावनाओं से अवगत होके ही इस बड़े मूवमेंट का, इस बड़े आंदोलन का कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। मेरा यह मानना है। डॉक्टर भूपेंद्र साहू जी, कोई भी मामले का जो हल है, जैसे कि दीप भाई ने बताया कि उसका एक निदान है, उसकी एक स्थिति बनती है कि 2 कदम आप आगे बढ़ो और 2 कदम वो आगे बढ़े, तभी एक समझौते की अपन सतह पर आ सकते हैं। लेकिन देखा जा रहा है वहाँ पर कि किसान जहाँ कह रहे हैं कि ये तीनों कृषि बिल जो है वो काला कानून है और इसे वापस होना चाहिए, जबकि सरकार का कहना है कि ये किसी भी सूरत में वापस नहीं हो सकता क्योंकि ये किसानों के लिए फ़ायदेमंद है। तो इस स्थिति में आप इस समस्या के निदान की क्या संभावनाएं देखते हैं? निश्चित रूप से किसी भी समस्या का निदान जरूर होता है। जब समस्या है तो उसका हल तो जरूर होगा। इसमें दोनों पक्षों को सामने आना चाहिए। एक कदम आप आगे बढ़ें, एक कदम हम आगे बढ़ेंगे, ये नीति अपनानी चाहिए यहाँ पर। हालांकि कई दौर की बैठकें भी यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन उसमें अब तक कोई असतीत जो है रिजल्ट नहीं आ पाया है। इसमें कई चीज़ें देखने को मिलती है कि यहाँ पर कई लोगों के ईगो भी टकरा रहे हैं। सरकार ये चाहती है कि हम 3 बिल पास कर चुके हैं तो उसको वापस लेंगे तो हमारी फजीहत भी हो सकती है। किसानों का ये कहना है कि यदि हम आंदोलन वापस लेते हैं तो 3 दिन का आंदोलन को देश क्या कहेगा कि आंदोलन के है, और सरकार की बात में मान गई। तो दोनों अपनी अपनी ओर से अड़े हुए हैं। ऐसे से हल नहीं निकलने वाला है। दोनों को चाहिए कि आप आगे बढ़ें और हम भी आगे बढ़ें। दोनों को बैठ करके निश्चित रूप से यहाँ पर एक समस्या का हल निकालना चाहिए। एक जो है या तो संशोधन उसमें किया जाए, यदि वो आप वापस लेने के लिए तैयार नहीं है तो कुछ संशोधन किया जाए। किसान वाकई क्या चाहते हैं, इन बातों को वहाँ पर रखा जाए, और वो रख भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कई जो पॉलिटिशियन जो है, जो राजनीतिज्ञ है, वो घुस जा रहे हैं। कई पार्टियाँ उसमें घुस रही है, अपनी राजनीतिक रोटियाँ भी सेक रही है। इसके कारण से किसान उस मुद्दे को थोड़ा सा डाइवर्ट भी कर देते हैं। तो इसलिए सरकार को भी आगे आना चाहिए, केंद्र सरकार को, और किसानों को भी। दोनों को ये बैठेंगे तो निश्चित रूप से इसका हल निकलेगा। ऐसी बात नहीं है कि कोई समस्या का हल ना हो। रज्जाक भाई, आपसे एक मेरा सवाल है कि कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो, वो बहुमत के द्वारा चुनी हुई सरकार होगी। क्या ये तरीका ठीक है कि कुछ लोग, क्योंकि ये माना जाता है कि हिंदुस्तान में मात्र 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, कम से कम 40 करोड़ लोग किसान हैं, कुछ लोग जाकर किसी भी जगह इस टाइप का जो प्रदर्शन करते हैं, प्रजातंत्र में विरोध का सबको अधिकार है, लेकिन हमारे विरोध के द्वारा दूसरे का नुकसान ना हो, दूसरे को तकलीफ ना हो, इस बात का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं वो नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं दिल्ली को बंधक बना लिया गया है। जैसे कि अगर किसानों की कुछ मांग है तो उसके साथ तस्वीर ये भी उभर रही है कि दिल्ली के आम लोग तकलीफ में हैं और आसपास के लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। तो ये कहाँ तक जायज़ है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि आम लोगों को किसानों के आंदोलन से दिक्कत हो रही करके। पहले बार हमारे देश के किसानों ने जागरूकता का प्रदर्शन किया है, और सबसे अच्छी बात यह है कि किसानों की एकजुटता दिख रही है। इस मामले में केंद्र सरकार की जो भूमिका है किसान बिल को लेकर के,
किसानों की मांग क्या है? किसान चाहते हैं कि ये किसान बिल जो हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है ये जनता के हित में नहीं है और किसानों के भी हित में नहीं है। और कानून किसके लिए बनाया गया है? ये कानून बनाया गया है किसानों के लिए। जब ये कानून किसानों के लिए बनाया गया है और वही किसान ही इस कानून को अगर अस्वीकार कर रहे हैं तो यहाँ पर सरकार को, केंद्र सरकार को बड़ी गंभीरता से पर देखना चाहिए। पिछले 21 दिनों से अगर हम देख रहे हैं 6 सेंटीग्रेड में तापमान में हजारों नहीं लाखों किसान दिल्ली की सरजमी पर हैं और वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। आज तक ऐसी एक भी घटना नहीं आई सामने में जिससे ये पता चले कि किसानों का आंदोलन हिंसक हुआ है। किसानों का नेतृत्व जो कर रहे हैं मिस्टर राजेश टिकैत जो है, इसके पहले उनके पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत कई बार किसान आंदोलन का सफलतापूर्वक आंदोलन कर चुके हैं। यहाँ पर एक बात ये अच्छी देखने को मिली है कि किसान जो है लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप अभी देखेंगे 4 स्तर की बात हो चुकी है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने भी किसानों से चर्चा की, हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने भी उनसे चर्चा की, राजनाथ सिंह ने भी की और उसके बाद प्रधानमंत्री जी भी मन की बात के जरिए कह चुके हैं कि हम किसानों की समस्या को हल करने के लिए हैं। अब किसान चाहते क्या है? किसान ये कहते हैं कि भैया हमको किसान बिल होना ही नहीं करके। अब सरकार कहती है कि हम किसान बिल को वापस नहीं लेंगे। यहाँ तो सीधा सीधा दो संस्थाएं जिनके बीच में टकराहट की स्थिति है। अब इसका समाधान ऐसा है कि अगर किसान अड़े रहेंगे कि नहीं हमको किसान बिल नहीं होना और सरकार अगर अड़े रहती है कि हम आपसे बात नहीं करें, इस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, तो समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसके लिए आपको, जैसे भाई साहब ने कहा, भूपेंद्र भाई ने और दीप शर्मा ने भी कहा कि कोई भी समस्या है ऐसी नहीं है जिसका समाधान नहीं होता करके। केंद्र सरकार को चाहिए कि इस मामले में, क्योंकि बहुत संवेदनशील मामला है ना, किसानों का मामला बड़ा संवेदनशील मामला है, तो केंद्र सरकार को चाहिए कि इस मामले में पूरी संवेदनशीलता बरते, किसानों का हित कहीं ना टकराए, अहित ना हो किसानों का। और किसान हमारे अन्नदाता है, हमें अन्न देते हैं, हमारे लिए हमारी भूख शांत करवाने में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तो किसानों के साथ मैं सोचता हूँ कि अन्याय नहीं होना चाहिए। एक दूसरा देवेंद्र भाई, मैं एक चीज़ और कहूँगा कि कुछ लोग जैसे सब प्रचारित करते हैं कि ये नस्ली अर्बन इसमें घुस गए हैं, इसमें खालिस्तानी लोग आ गए हैं। ये शुद्ध रूप से उस किसान आंदोलन की सफलता से घबरा कर किया गया प्रोपेगेंडा है और ऐसे साजिशें चलती है। जब कभी कोई आंदोलन सफल होता है या बहुत बड़े पैमाने पर होता है तो उस आंदोलन को बदनाम करने के लिए सत्तारूढ़ दल इस तरीके से प्रयास करता है। ये एक स्वच्छ राजनीतिक परंपरा नहीं है। चलिए, आपने कहा किसानों का ये आंदोलन है करके, मैं आपकी बात से आधा इत्तेफाक रखता हूँ, इसलिए क्योंकि ये पूर्ण तौर पर किसानों का आंदोलन नहीं कहा जा सकता। ये जरूर कहा क्योंकि इस देश में 621 किसान संगठन हैं और वहाँ प्रदर्शन करने वाले मात्र 41 लोग, 41 किसान संगठन ही प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसे पूरे देश का आंदोलन नहीं कहा जा सकता। लेकिन प्रजातंत्र में और एक संवेदनशील राजा वो होता है जो एक भी प्रजा अगर दुखी हो तो उसके दुख को दूर करे। तो सरकार को इस विषय में गंभीरता सोचना चाहिए और इस बात को मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूँ कि समझौता वहीं हो सकता है कि जहाँ 2-2 कदम लोग आगे बढ़ें। अपनी जिद पर अड़े रहने से किसी भी समस्या का हल नहीं निकल सकता। और ये भी बात है कि कोई भी सरकार ऐसा जन विरोधी कानून जो सबके लिए नुकसानदेह ऐसा लाने के लिए तो मेरे ख्याल से ना कांग्रेस सोचेगी, ना भाजपा सोचेगी, ना कोई भी सोच सकता है। इसमें ज़रूर कुछ खासियतें होगी। ये ज़रूर चूक हुई है सरकार से कि जो बातें वो अब कर रही है उसे उस बिल को लाने के पहले करना चाहिए था। किसानों को विश्वास में लेना चाहिए था, ताकि क्योंकि ये देश में प्रजातंत्र है, बहुदलीय शासन है, यहाँ निश्चित तौर पर सत्तारूढ़ दल के प्रति अगर कोई अच्छा काम होता है तो विपक्ष विरोध करती है। और यहाँ हिंदुस्तान में एक स्तर है कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए विपक्षी दल किसी भी स्तर में पहुंच जाते, चाहे केंद्र हो राज्य हो। तो इस बात को मान्य देते हुए निश्चित तौर पर ये किसान संगठनों को, या जो अभी उन लोग क्लियर कर रहे हैं कि हम एमएसपी में कुछ नहीं करेंगे, वो लागू रहेगा या इस पर कानून बनाया जाएगा, किसानों का हित नहीं होगा, ये बिल लाने के पहले संगठनों से बात करना चाहिए। यहाँ पे सरकार से चूक हुई है। दीप भाई, मैं अब आपको राज्य के स्तर पर आता हूँ। भूपेश सरकार को 2 साल हो गए। अब 2 सालों में एक पत्रकार के तौर पर आपकी खाता बही क्या कहती है? पिछले 2 साल के कार्यकाल पे अगर हम नज़र दौड़ाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ठोस कंक्रीटिंग वर्क किसी भी दिशा में या किसी भी परिस्थितियों पे यहाँ पे निर्मित हुई है या छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ है। अभी केवल एक माहौल बनाने का प्रयास इन 2 सालों में कांग्रेस सरकार ने की है। मैं सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हमें नज़र आ रहा है हम उस पर बात कर रहे हैं, उन परिस्थितियों पे बात कर रहे हैं कि तीजा, पोला, छठ पर्व
गेड़ी, ये इस तरह के तमाम तरह की गतिविधियाँ छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। निश्चित तौर पे इसे हमारे वो लोग छत्तीसगढ़ को लोक कला और लोक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण प्रदेश और महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है, तो वो अपने जगह पर एक स्थान, अलग स्थान रखते हैं। लेकिन जहाँ तक विकास कार्यों की बात है, इन 2 सालों में एक भी ठोस ऐसा कोई काम या ठोस योजना पे कोई काम मुझे अभी तक धरातल पर नज़र नहीं आया है, जिसे और सरकार को गंभीरता के साथ सोचना चाहिए। किसानों के बारे में जो इन्होंने घोषणा पत्र में कहा था, उसमें कितना आप अपने तरफ से क्या अंक देते हैं किसानों की संतुष्टि को लेकर? इन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की थी और इस प्रदेश का जो किसान है वो एक तरफा कांग्रेस के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, तो वो अपने आप को कहाँ पा रहा है? क्या उनके साथ में न्याय हुआ है या धोखा हुआ है? निश्चित तौर पे जिस समय विधानसभा चुनाव थे उसके पहले हमारे स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव पूरे छत्तीसगढ़ के भीतर हर जिलों पे भ्रमण करके उन्होंने एक घोषणा पत्र का मसौदा तैयार किया था और रूबरू हर एक आदमी से बातचीत हुई, उसके बाद ये घोषणा पत्र सामने आए हैं। तो मैं ये नहीं मानता कि घोषणा पत्र के अनुरूप काम हुआ है नहीं हुआ है, ये अलग बात है। किसानों की जहाँ तक बात है तो किसानों को उनका किस्त का पैसा मिल रहा है, समर्थन मूल्य का जो डिफरेंस का पैसा वो भी मिल रहा है, उनके खाते पे आ रहा है। तो किसानों को असंतोष या किसानों के बीच असंतोष जैसी भावना तो मुझे नज़र नहीं आई। डॉक्टर साहब देखिए, भाजपा और कांग्रेस के बीच में एक वाक युद्ध होता है कि भाजपा का कहना है कि विकास कार्य जो है अवरुद्ध हो गए हैं, जो रमन सरकार के 15 साल में हुए करके, और कांग्रेस का ये कहीं न कहीं एक्सक्यूज़ रहता है कि हमको केंद्र सरकार से मुकम्मल मदद नहीं मिल रही है जो मिलना चाहिए, हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है जिसके चलते विकास कार्य रुक रहे हैं करके। तो भाजपाइयों को फिर ये कहना होता है कि आपने जो घोषणाएं की थी वो केंद्र से पूछकर नहीं की थी। इस दोनों के टकराव को आप क्या मानते हैं कि किस नज़रिए से लेते हैं? क्या भूपेश सरकार का ये कहना ठीक है कि केंद्र से हमको पर्याप्त मदद नहीं मिल पा रही है जिसके कारण से विकास कार्य रुके हैं? किसकी बातों में दम लगता है आपको? ये राज्य सरकार जो भी रहती है उसका ये तकिया कलाम रहता है, हमें कह सकते हैं। यदि वो विपक्ष में कोई दूसरी पार्टी का रहा, निश्चित रूप से जब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी, वहाँ पर मनमोहन सरकार थी, तब भी यहाँ पर भी वही कहा जाता था कि हमको केंद्र से मदद नहीं मिलती। अभी कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो वो उनके द्वारा कहा जाता है कि हमको मदद नहीं मिलती है। हालांकि थोड़ी सी जो है वहाँ पर भेदभाव तो जरूर होती है। हम ये कह सकते हैं कि जो केंद्र में रहती है वो अपने जो पार्टी की जहाँ सरकार रहती है वहाँ पर जो है फंड ज़्यादा दिए जाते हैं या वहाँ पर घोषणाएँ ज़्यादा होती है। जिस प्रकार से अपन देख सकते हैं बिहार में काफ़ी उम्मीदें थी इनको, अपनी जनता दल को, उन्होंने भी वहाँ पर कुछ घोषणाएँ की, उसके पास से काफ़ी उनको फ़ायदा भी मिला। तो केंद्र की जो सरकार रहती है और राज्य की सरकार एक साथ यदि रहती है तो वहाँ पर फंड काफ़ी मिलता है, ये तो इससे कोई नकारा नहीं जा सकता। यदि विपक्ष की वहाँ पर सरकार रहती है तो थोड़ी वहाँ पर तकलीफ जरूर होती है कि उनको जो फंड मिलना चाहिए, विधि आयोग से मिलना चाहिए या अन्य जो भी उनके फंड्स रहते हैं वो नहीं मिल पाते हैं। तो यहाँ पर जो है इनका ये कहना हो जाता है कि हमको तो फंड नहीं मिल रहा है, लेकिन बिल्कुल सही कहना है विपक्ष का भी कि ये आपने घोषणा पत्र बनाया तो केंद्र से पूछ कर नहीं बनाया है, क्योंकि आपके पास यदि फंड आपने कहीं से सोचा होगा, कहीं पर लॉजिक लगाया होगा कि हमको इस प्रोजेक्ट में इतना पैसा लगाना है, उस प्रोजेक्ट में इतना पैसा लगाना है, तो उस उतना आपने तो अमाउंट देखा होगा। हालांकि फिर कभी भी सरकार ये भी कहती है कि जब हमको भाजपा से सरकार से जब हम सत्ता मिली तो हमको पूरा खजाना खाली मिला, हमारी पेटी खाली थी और जो है इतने घोषणाएं कर चुकी कि हमको कर्ज लेना भी पड़ रहा है, कर्ज भी ले रही है सरकार। तो ये भी उनका कहना होता है। तो वहाँ पर जो है फिर वो बुरे बनते हैं मतदाता के लिए, क्योंकि मतदाता तय जाती भैया आपने घोषणा की है, आपको हम पूरी कीजिए। और वहाँ पर सरकार ये कहती है कि हमारे पास फंड ही नहीं है, हम कर्ज लेकर के आपके जो है प्रोजेक्ट को पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। रज्जाक भाई, कोई भी पार्टी की घोषणा पत्र 5 साल के लिए होते हैं और अभी भूपेश सरकार को 2 साल ही हुए हैं। आप एक एग्जामिनर के तौर पर किस मामले में भूपेश सरकार को कितना अंक देंगे 10 में? चाहे किसान का मामला हो, विकास का मामला हो, चाहे शराबबंदी का मामला हो, अन्य जो घोषणा पत्र से, चूँकि आप एक सजग पत्रकार हैं, बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं, तो विभिन्न बिंदुओं पर आप कितना अंक देंगे? नहीं, वो आपकी आपके विचार क्या है? नजरिया अलग अलग होता है। देखो क्या होता है, मेरा जो नज़रिया है जी, किसी भी सरकार के कार्यकाल का जब अपन समीक्षा करते हैं ना, तो 2 चीज़ों को विशेष ध्यान रखना चाहिए जी। पहला तो ये है कि वो जन अपेक्षाओं की कसौटी पर कहाँ खरी उतरी कि नहीं उतरी, और दूसरा ये होता है कि वो उसके सामने क्या क्या चुनौतियाँ आई। पहले अपन बात करें चुनौतियों की करके,
तो सबसे पहले मेरे को ये लगता है कि भूपेश सरकार और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी भी ये कहते रहे हैं कि केंद्र सरकार से जो हमको सहयोग मिलना चाहिए था वो हमको नहीं मिला, चाहे वो मनरेगा के मामले में हो या कुपोषण के खिलाफ जंग लड़ने के मामले में हो या फिर विभिन्न जो किसानों के मुद्दे पर या धान खरीदी के मामले में वो जो उनका था उस पर भी उनका कोई सहयोग नहीं मिला। अब वो क्या है वो तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मामला है, वो जाने करके। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि भूपेश बघेल सरकार को इन 2 सालों में विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा। खास करके जैसे मुख्यमंत्री ने बताया कि जिस समय हम सत्ता में आए तो हमारे पास 47,000 रुपये का कर्जा था, 47 लाख का कर्जा, 47,000 लाख शायद ऐसा कुछ 47,000 करोड़ रुपये का कर्जा था। और कर्जा हमको विरासत में मिला, उसको हमको पटाने में रहा और अभी तक करीब 18,000 करोड़ रुपये रिजर्व बैंक से ये कर्जा ले चुके हैं करके, ये स्थिति। तो चूँकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक समान गति पे लाना या ढर्रे पे लाना भी एक चुनौती थी इनके सामने। दूसरा ये था कि जो प्रशासनिक ढांचा गड़बड़ा गया था उसको भी इनको लेवल पे लाना था। तीसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि आम जनता जो है खास करके जो ट्रैवल क्षेत्र में रहती है और जो ग्रास रूट में रहती है उनको बुनियादी सुविधाएं जैसे पेयजल है, स्वास्थ्य की सुविधा है, उनको भी उपलब्ध करवाना था इनको सुविधाएं। तो उसके मध्य में मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि ये चुनौतियाँ जो सामने थी उसको भूपेश बघेल सरकार ने पिछले 2 सालों में 100% तो नहीं, करीब मेरे हिसाब से 60% तक उसमें उन लोगों ने सफल रहे हैं। अब रही सवाल अपेक्षाएँ, कोई भी सरकार होती है तो उससे जन अपेक्षाएँ तो स्वाभाविक रूप से रहती है। वो ये चाहते हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिले। आम आदमी का क्या रहता है, आम आदमी को ये रहता है कि भैया हमको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिले, हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे क्षेत्र में सड़कें बने, हमको शुद्ध पानी मिले। ये अपेक्षाओं की कसौटी पर भी खरा उतरने के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। जैसे नल जल योजना जो है अभी जल जीवन मिशन योजना जो केंद्र सरकार की है उसके अंतर्गत हमको 30,000 करोड़ रुपये का बजट मिला है। इस प्रदेश में ये दुर्भाग्य अभी तक इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ, लेकिन अगर ये 30,000 करोड़ रुपये अगर इस पर काम होते हैं तो मान के चलिएगा आने वाले गर्मी के समय में हमारे इस क्षेत्र के लोगों को पेयजल की समस्या से जो जूझना पड़ता है उससे राहत मिलेगी। आज जैसे अपन ये देखते हैं कि जैसे पहले क्या होता था कि मुख्यालय में सीएमओ भी नहीं बैठा करते थे, लेकिन अब उनको कंटिन्यू बैठना पड़ रहा है। नई डॉक्टरों की पोस्टिंग हुई है यहाँ पर, तो डॉक्टरों की पोस्टिंग होने के बाद अभी एक मुख्यमंत्री इस चलित अस्पताल इन लोगों ने शुरू किया है। इसके माध्यम से क्या हो रहा है कि वार्ड जा करके ये कर। और सबसे बड़ी बात जो देन भैया मैं जो समझता हूँ, इस कोरोना के समय पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था और ये महामारी बहुत तेज़ी से फैल रही थी, लेकिन हमारा छत्तीसगढ़ बहुत कुछ सुरक्षित रहा। इस धमतरी जिले की मैं बात करता हूँ, यहाँ दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, बेंगलोर में काम करने वाले करीब 4,000 मजदूर आए हैं और हमारे यहाँ 4,000 मजदूर आए थे। तो इस समय ऐसा लगने लगा था कि कोरोना इस छत्तीसगढ़ में धमतरी में ही महामारी के रूप में फैल जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ इसकी रिकवरी रेट भी अच्छी है और अभी तक हमारे धमतरी जिले में सिर्फ 6,000 मिले हैं। तो काम तो बहुत सारे हुए देन भाई नहीं कर सकते। रजाक भाई, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ। इसमें एक बात सामने आई कि कितना अंक आप राज्य सरकार को दे सकते हैं। तो अभी तो उनका क्वार्टरली और हाफ ईयरली एग्जाम भी नहीं हुआ है ठीक से, है ना। एनुअल एग्जाम हो जाए या हाफ ईयरली एग्जाम हो जाए तो उसके तब अंकों की बात सोचें। और जहाँ तक दूसरी बात ये है कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये तकिया कलाम है हर गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट जो भी है, चाहे भाजपा को, कांग्रेस का हो, आप पार्टी का जो भी हो। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो केंद्र पोषित योजनाएँ हैं उन योजनाओं में अगर फंड रुकता है तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और केंद्र सरकार की जो पार्टी है उसकी बदनामी होती है। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब इस बात को नहीं मानता। मेरे को लगता है कि केंद्र पोषित योजनाओं में फंड तो आता ही होगा। ये अलग बात है कि हर स्टेट गवर्नमेंट पर ओनर होती है। भाई जैसे सुपोषण के लिए केंद्र सरकार की तरफ से भरपूर मिलता है। हाँ। मनरेगा के योजना जो हाँ, मनरेगा में जैसे आपने कहा, आज ये कहते हैं कि भैया हम 130 दिन आपको मतलब काम दे रहे हैं करके। हाँ। ये पैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट का आ रहा है करके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा ब्रेक लगा रही है ऐसा नहीं है, लेकिन जीएसटी का जो है 16,000 करोड़ रुपया जो मिलना चाहिए था 4 बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी अभी तक नहीं आया। इससे भी थोड़ा वो उनका हिस्सा है, ये स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा है, नो डाउट। मैं मानता हूँ, वाजिब जो बनता मैं मानता हूँ इस बात को, मैं मानता हूँ। संवैधानिक अधिकार है, वो जिनका अधिकार है वो तो उनको मिलना चाहिए। यहाँ पर यदि रोका जाता है तो वाकई दुर्भावना है। दीप भैया, आपसे एक दिलचस्प सवाल है। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा, कांग्रेस सरकार के द्वारा, पार्टी के द्वारा नहीं, कांग्रेस सरकार के द्वारा रामगमन पथ का ये जो कार्यक्रम आयोजित है, क्या ये दिलचस्प तस्वीर कहीं न कहीं लोगों के लिए उत्सुकता का विषय नहीं है
कि भाजपा जो है वो किसानों के पीछे भाग रही है और कांग्रेस राम के पीछे। निश्चित तौर पे। तो क्या इनको ये सबक मिला है क्या कि हम कहीं न कहीं बहुसंख्यक वर्ग से दूर होकर उसका खामियाजा भुगते हैं, और भाजपा को समझ आ रही किसानों का आक्रोश के कारण आज हम विपक्ष में बैठे। इसको आप चूंकि साहित्य क्षेत्र से जुड़े हैं, किस मायने में देखते ये हैं? बड़ा अजीब सी विडंबना नज़र आती है मुझे कि जैसे भाजपा जो है केवल राष्ट्र प्रेम या राष्ट्र भक्ति को मुद्दा बना के अपने पक्ष में माहौल पैदा करने का प्रयास कर रही है ना। एक उनकी भावना हो सकती है ये, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की भावना तो नहीं हो सकती है। दूसरी ओर जैसे कांग्रेस ये मुद्दे को कैसे हथियाएं, मुद्दों को हथियाने की होड़ मची हुई है कि कौन से मुद्दे को कौन पहले लपक ले। ये बड़ा विडंबना है, राजनीति की विडंबना भी है और हमारे हिंदुस्तान और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए भी विडंबना है। अभी रामपथ गमन की बात हो रही थी तो कुछ लोग इस बात का विरोध भी किए, लिहाजा उनको पथ को भी पथ को ही डाइवर्ट करना पड़ेगा। आज ही प्रदर्शन हुआ है, आज भी प्रदर्शन हुआ। एसडीएम को वहाँ नगरी में ज्ञापन भी सौंपा गया एक वर्ग के द्वारा। तो ये बड़ा अजीब सा मुझे तो लगता है, विसंगति भी है राजनीति की, है ना, कि विकास कार्य को कोई भी मुद्दा नहीं बनाना चाहता और तमाम तरह के इस तरह के जो मुद्दा नहीं कभी नहीं होना चाहिए। जैसे पत्रकारिता में एक बड़ा कहा जाता था कि नो न्यूज़ इज़ ए गुड न्यूज़। आज के तारीख में ये हो गया, जबकि गुड न्यूज़ इज़ नो न्यूज़। पहले जो गुड न्यूज़ हुआ करता था, आज नो न्यूज़ है, मतलब कोई न्यूज़ नहीं है वो। और आज जो नो न्यूज़ है जिसकी कोई वैल्यू नहीं, वो सबसे ज़्यादा आज गुड न्यूज़ है। को कमो बेश वही स्थितियाँ राजनीति में भी देखने को मिल रही है। डॉक्टर साहब, इससे संबंधित आपसे एक सवाल है कि जिस समय इस देश में राम मंदिर को मुद्दा बनाया गया था तो ये भी बात उठी थी कि केंद्र के पास बहुमत है, अध्यादेश लाकर वहाँ राम मंदिर बनाया जा सकता है। लेकिन समाज का एक वर्ग ये कहने लगा कि ये मामला जो है वो सरकार का नहीं है, कहीं न कहीं ये कोर्ट का मामला है और कोर्ट से ही डिसीजन होना चाहिए। यानी सरकार को किसी संप्रदाय विशेष के प्रति आसक्ति दिखाते हुए नहीं दिखना चाहिए। राज्य में वो तस्वीर बन रही है, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम होता है तो जायज़ है, हर पार्टी को अधिकार है कि वो अपनी भक्ति, अपनी आस्था, अपने मजबूती के लिए जो करना करे। सरकार का अगर ये कार्यक्रम बन जाए किसी धर्म विशेष के लिए, इसको आप कहाँ तक जायज़ मानते हैं? नहीं, वाकई सही कहना है कि सरकार को धर्म विशेष के रूप में नहीं चलना चाहिए, क्योंकि सरकार जो है सभी धर्म का होता है, वो सारे धर्मों को लेकर के चलती है, तभी सरकार है। सरकार का मतलब ही वही है कि सभी धर्मों के लिए वो है। हर धर्म अपने लिए चाहता है कि ये मेरे सरकार है। हर धर्म वाला कहता है कि मेरा सरकार है, नहीं ये कहता कि उसका सरकार है। मेरा सरकार हर कोई कहता है कि धर्म विशेष पर यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। पार्टी जो भी निश्चित रूप से, चाहे भाजपा कहें, कांग्रेस कहें, आप कहें, कोई भी पार्टी अपने अपने धर्म को मानते हैं, अपने अपने लोगों को जो वो प्रोत्साहित करते हैं, ये अलग विषय है। लेकिन सरकार को जो है, बिल्कुल सही कहा आपने कि जब जनता ने कहा कि सरकार तय नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट तय करेगी, और सुप्रीम कोर्ट ने तय किया, तो वहाँ पर बिल्कुल सही डिसीजन था। उस दिन कुछ भी नहीं हुआ, लोगों ने सहज स्वीकार किया उसे, कोर्ट ने जब डिसीजन लिया राम मंदिर का। तो इस तरह से वाकई जो है सरकार को धर्म विशेष पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें दूसरा धर्म जो है मेरे मन में थोड़ी सी बात आ जाती है, अगली बार इनके लिए किया जा रहा है और हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ये बात कहीं ना कहीं मन में खटकती जरूर है। तो पार्टी को इसको सामने आकर आना चाहिए, पार्टी उसमें करे, बिल्कुल निश्चित रूप से। हाँ, ये कि यहाँ पर जो राम गमन पथ है उसको दूसरे एंगल पे ले लेना चाहिए था उनको। अभी हालांकि वो कह रहे हैं कि हम इस रूट को हम पर्यटन की दृष्टि से डेवलप करेंगे, तो वहाँ पर चूंकि राम भगवान का नाम मिल गया है, इसलिए वहाँ पर धर्म भी वहाँ पर जुड़ गया है। बिल्कुल सही बात। रज्जाक भाई, आपसे एक सवाल है कि देश में कहीं न कहीं एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण या मंदिर निर्माण की बातें या मस्जिद की बातें उन राज्यों से उभरी है जिन राज्यों में कहीं न कहीं अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों के बीच में कम अंतर रहा है ना। तो वहाँ पर कोई राम को अपनाया, किसी ने मस्जिद को अपनाया और अपनी राजनीतिक रोटी सेकी। छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, बावजूद इसके, जैसा दीप भाई ने कहा कि मुद्दे छीनने की कोशिश हो रही है। तो मुद्दे छीनने के छत्तीसगढ़ में तो कोई मुद्दा ही नहीं है। छत्तीसगढ़ में मुद्दा है वनवासी, छत्तीसगढ़ में मुद्दा है किसान, छत्तीसगढ़ में है मुद्दा मजदूर, छत्तीसगढ़ में मुद्दा है शराबबंदी। तो ये मुद्दा ही नहीं है राम का मुद्दा। फिर ये क्या प्रयास कर रही है सरकार, आप क्या मानते हैं? छत्तीसगढ़ में आप सही कह रहे हैं कि जैसे अभी राम वनगमन पथ यात्रा ये लोग शुरू किए करके, आज मुद्दे, बुनियादी मुद्दे होने चाहिए ना
जनता को सुविधाएं दिलाने का मुद्दा होना चाहिए, जनता को स्वास्थ्य का सुविधाएं दिलाने का मुद्दा होना चाहिए, लोगों के गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने का मुद्दा होना चाहिए और बेहतर बच्चों को शिक्षा मिले, ये मुद्दा होना चाहिए। ऐसे समय में धमतरी की अगर बात करें तो धमतरी में मेरी अभी बीच में एक अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने कहा भैया ये राम वन पथ गमन जो है इसके लिए हमने 65 करोड़ का प्रस्ताव बनाया है करके। 65 करोड़ का प्रस्ताव सिर्फ उस रास्ते के इर्द गिर्द एक दीवार खड़े करने का है। शुद्ध रूप से इस आड़ में भ्रष्टाचार होगा। आज धर्म का उपयोग राजनीति के लिए तो किया जा रहा है, साथ में ही भ्रष्टाचार को और मजबूत करने के लिए भी धर्म का सहारा लिया जा रहा है और मैं सोचता हूँ कि अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। कांग्रेस को अपनी बुनियादी जो उसकी सोच है, ढांचा है, उसी पर काम करना चाहिए और ये कोई मुद्दा मेरे को नहीं लगता कि रामगत इसमें तो और ये अच्छा होना चाहिए कि जहाँ जहाँ से वो यदि वो जो राम गमन पथ है उस क्षेत्र के जितने भी किसान हैं, जितने के रहवासी हैं, जितने के वनवासी हैं, उनको क्या सुविधाएं मिल रही है इन पर फोकस करना चाहिए और उनको बेहतर सुविधा देनी चाहिए। ये देश की बड़ी विडंबना है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जो है किसानों से अदावत कर रही है और यहाँ छत्तीसगढ़ में गले मिल रही है और कांग्रेस पार्टी जो है 2008 में राम को काल्पनिक चरित्र बताती है और यहाँ राम गमन पथ बनाया जा रहा है। खैर अपन इसे आगे हटकर दीप भैया, हालांकि निगम की समीक्षा तो नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी बहुत कम समय हुआ है, फिर भी निगम एक चूँकि 138 साल बाद जनादेश बदला है और आज कांग्रेस वहाँ बहुमत में है, क्या पाते हैं कि कुछ बदलाव दिखता है शहर में? मिश्रा जी, मैं निगम के पहले मैं एक बात पे और थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगा। वो बात थोड़ी सी अधूरी रह गई थी, जैसे रजाक भाई ने शुरू की, डॉक्टर साहब ने शुरू की कि ठीक है धरोहर को सहेजना या उनको संरक्षित करना या हमारे इतिहास को संवारना एक बहुत अच्छा पहल हो सकता है जिसमें कांग्रेस काम कर रही है छत्तीसगढ़ के भीतर में। इसमें कोई शंका की बात नहीं है, वो संदेह भी नहीं करना चाहिए। लेकिन साथ में जब वो बात अधूरी ये रह गई थी कि मैंने कहा कि 21 दिसंबर 1920 को पहली बार महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ धमतरी आए, उनका आगमन हुआ। उस घटना को, उस ऐतिहासिक घटना को, उस महत्वपूर्ण घटना को पूरे 100 साल हो गए। इन 100 सालों पे धमतरी में जहाँ जहाँ ठहरे उन स्थानों पे क्या काम हुआ, जहाँ पे रात को उन्होंने विश्राम किया महात्मा गांधी ने, वो भवन देने के लिए तैयार थे कि इसको संग्रहालय बना दिया जाए। उस दिशा में आज तक कोई पहल नहीं हुआ जी। तो ये इन पहलुओं पे चर्चा होनी चाहिए जिन पहलुओं को छोड़ दिया जाता है, जिनको इतिहास माना जाता है वो वास्तव में इतिहास नहीं है। सही कहा है, इस पर कोई पहल मतलब एक बड़ा अजीब, ये भी जो एक महात्मा गांधी की 185वीं वर्षगांठ हुई ना, उस समय अपने धमतरी से ही कंडग्राम कंडेल से एक ऐतिहासिक यात्रा निकाली गई। उस समय तत्कालीन सरकार, इसी सरकार के मुखिया ने कहा था कि बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है, हम उसको संग्रहालय के रूप में करेंगे। आप जैसे बोल रहे हो ये बहुत जरूरी था, लेकिन आज तक वो संग्रहालय घोषित नहीं हुआ करके। आज सबसे बड़ी बात है गांधी को जिंदा करने की, गांधी के मूल्यों को जिंदा रखने की। भाई ये हमारा सौभाग्य, गांधी को जिंदा रखने की कोशिश नहीं करते। ये हमारा सौभाग्य है रजाक भाई कि हम जिस धरती पर रह रहे हैं, छत्तीसगढ़ से पहले धमतरी का नाम आएगा। जब भी महात्मा गांधी का उल्लेख होगा, ये छत्तीसगढ़ से पहले धमतरी जिले का नाम उसका उल्लेख आएगा। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन हम क्या इसको सौभाग्य मान के खामोश बैठ जाएं? इस दिशा में कोई पहल ना हो, चाहे प्रशासनिक स्तर पर हो, चाहे राजनीतिक स्तर पर हो। इस दिशा में आखिर जर्नलिज्म क्षेत्र से भी विचार क्यों नहीं आते? बिल्कुल सही। इसमें सभी पहलुओं को लेना चाहिए, निगम को भी लेना चाहिए, यहाँ पर राज्य सरकार को भी लेना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को भी लेना चाहिए। यहाँ पर तीनों मिलकर के यदि बैठें, साथ ही साथ उनका परिवार तो तैयार ही है ही, उसको एक वाकई लोगों के नई पीढ़ी को एक संदेश देने के लिए कुछ न कुछ नई पीढ़ी अनभिज्ञ है। भाई ये लगता है जैसे राज्य सरकार के अपन खासकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करें ना, इस सरकार को ऐसा लगता है कि 2023 तक अपना कार्यकाल पूरा करने के बजाय 2023 से दूसरी पारी करने की ज्यादा बस दूसरी पारी की तैयारी हो रही है। मैंने कहा ना इन 2 सालों में केवल माहौल बनता मैंने देखा है, ये लग रहा है। ठोस कंक्रीटिंग काम मैंने नहीं देखा इन 2 सालों में। आप निगम के ऊपर आज निगम को क्या मानते हैं, 1 साल में कहाँ पा रहे हैं आप? क्योंकि शहर से जुड़ा हुआ मुद्दा है और निश्चित तौर पर डीएनए के दर्शक अपने शहर को भी बदलते हुए देखना चाहते हैं। और इसी मुद्दे पे ज्यादा बात होनी चाहिए। 125 साल पुराना इतिहास रहा है जी। ये भी है 138 हो गए ना। हाँ। ये भी एक गौरवशाली इतिहास है धमतरी के लिए। मेरे ख्याल से इतनी पुरानी नगर पालिका या नगर निगम पूरे छत्तीसगढ़ में कोई नहीं है। तो इन गौरव को सहेजने के बजाय, जैसे कि अक्सर कहा जाता है कि नगर निगम या नगर पालिका केवल काजल की कोठरी है,
वहाँ जो भी जाएगा अपने चेहरे पे, अपने शरीर पे काली ही नज़र आएगा, उसको दिखेगा। लेकिन इसके विपरीत अगर हम बात करें, रज्जाक भाई से अक्सर बातचीत होते थे, और रज्जाक भाई के एक बहुत अच्छा सेंटेंस भी मैंने अक्सर पढ़ता था कि किसी भी क्षेत्र का विकास तभी संभव है जब वहाँ का जनप्रतिनिधि सक्रिय हो और वहाँ की जनता जागरूक हो। ये उनका बहुत अच्छा सेंटेंस मैं पढ़ता रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ, आज भी वो प्रासंगिक है। लेकिन धमतरी के साथ अजीब सा एक सहयोग देखता हूँ कि दोनों ध्रुव कभी मिले ही नहीं। डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल है मेरा। इसी स्टूडियो में ये विपक्ष का एक गंभीर आरोप है और जो बहुत हद तक के सही भी नज़र आता है, इसलिए आपके विचार इसमें जानना चाहेंगे। उनका कहना है कि नगर निगम की तस्वीर और शहर की तस्वीर क्या बदलेगी जब इसे बेवारिस ही छोड़ दिया गया है। कांग्रेस का मंत्री आज 1 साल में एक बार भी नहीं आया, हमेशा कोरोना का बहाना बनाता है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों से मिलना विभागीय मंत्री गवारा नहीं करता, जिसके चलते यहाँ विकास जो है जस का तस है। मतलब एक धमतरी की स्थिति अहिल्या के समान हो गई है। तो इसको आप क्या मानते हैं कि शिव डहरिया जी आते नहीं? यदि ये आरोप है विपक्ष का, बिल्कुल सही आरोप है। यहाँ पर जो नगरीय प्रशासन मंत्री है शिव डहरिया जी को निश्चित रूप से धमतरी एक बार जरूर झांकने आना चाहिए कि चलिए मेरी सरकार आई है यहाँ पर। उनको तो गर्व होना चाहिए कि उनकी जो पार्टी की सरकार यहाँ पर बैठी है निगम में इतने सालों बाद, यदि उनको डिफीट करके यदि कोई कांग्रेस यहाँ पर आई है तो कोई ना कोई तो वहाँ पर मुद्दा रहा होगा और उस मुद्दे को लेकर आई, तो उनका ये दायित्व तो बनता है कि यदि यहाँ पर विजय देवांगन जी बैठे हैं, वहाँ पर बैठे हैं और उनकी जो सदस्य बैठे हुए हैं, तो उनको क्या तकलीफ़ें हो रही है, क्या उनके कर्मचारियों को पेमेंट मिल रहा है कि नहीं, क्या वहाँ नगरीय क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, क्या फंड जा रहा है कि नहीं। एक बार आकर के उनको सामंजस्य बिठाना चाहिए, यहाँ पर उनको जाननी चाहिए यहाँ पर कि धमतरी को वाकई यहाँ पर कितने विकास की ज़रूरत है नगरीय निकाय क्षेत्र में। तो उनको यदि आकर के वो देखें तो वाकई यहाँ पर डेवलप हो सकता है। और यदि वो कन्नी काट लेते हैं अपने की, वो तो आगे विजय देवांगन जी, उनका काम है, केंद्र से राज्य से उनको फंड आता है नहीं आता है वो जाने, उनको कर्मचारियों को पेमेंट मिल रहा है वो जाने। कर्मचारियों की दर्द भी तो समझिए आप अपने कर्मचारियों की, वहाँ पर कितना पेमेंट नहीं मिल रहा, कई 2-2 3-3 महीने कई बार नहीं मिल पाते हैं, टैक्स वसूली नहीं हो रही, तो वो पेमेंट कहाँ से दे, आखिर उनकी भरपाई तो कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है मंत्री जी को निश्चित रूप से यहाँ पर आनी चाहिए और महापौर से, उनके सभापति से, उनके सदस्यों से, पार्षदों से, विपक्ष के भी पार्षदों से बैठ करके उनकी राय लेनी चाहिए कि यहाँ पर हम विकास क्या कर सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ पर सिर्फ अभी कांग्रेस के नहीं रह गए हैं, आप तो पूरे भाजपा और कांग्रेस दोनों के मंत्री हैं। तो यहाँ पर नगरीय निकाय क्षेत्र में आए, आप बैठे हैं यहाँ पर। पहले देखते थे कि भाजपा के शासनकाल में कई बार नगरीय प्रशासन मंत्री हमारा अग्रवाल जी या जो भी रहे हैं वो कई बार आ जाते थे, लेकिन इनको वाकई आना चाहिए। विपक्ष का आरोप मेरे ख्याल से बिल्कुल सही लग रहा है। इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अपन पिछले 10 से 15 सालों से या पहले से भी अपन सुनते आ रहे हैं कि नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत एक स्वतंत्र संस्था है। अब उनको खुद के आय का जरिया, आय का स्रोत डेवलप करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड ना रह के अगर वो खुद आय का जरिया अगर स्रोत ढूंढ लें तो ज़्यादा विकास होगा। लेकिन पिछले 15-20 साल से अपन देख रहे हैं कि आय का जरिया ढूंढने में, आय का स्रोत ढूंढने में हर इस तरह की पंचायतें या नगर निगम, नगर पालिका असफल साबित हुई है। यहाँ तक कि अपने खुद के भवन का, खुद के दुकान का किराया भी अगर वसूलने की बात हो रही है, उस पर भी ढीले हैं। बिल्कुल सही कहा। एक रज्जाक भाई, आपसे दीप भैया ने कहा और हमारे एक रिपोर्ट में भी आया है कि निगम का खजाना खाली है, लेकिन टैक्स वसूली जो है वो 20% से ऊपर नहीं बढ़ पा रही है। तो इसके पीछे कहीं न कहीं क्या नौकरशाही को हावी मानते हैं या जनप्रतिनिधियों की कमजोरी को मानते हैं? क्योंकि आपने एक बार कहा था कि नौकरशाह जो होते हैं वो एक घोड़े हैं और जनप्रतिनिधि सवार। अब कितना अच्छा घोड़े दौड़ाते हैं ये तो उनकी काबिलियत के ऊपर निर्भर करता है। तो कहीं न कहीं क्या मानते हैं आप कि ये घोड़ा दौड़ नहीं रहा है? नहीं दौड़ रहा। बताइए आप जनता को क्या है? नगर निगम, जैसे दीप भाई ने भी बहुत अच्छी बात कही, 2-3 बातें डॉक्टर साहब ने भी अच्छी बात कही। नगर निगम को अस्तित्व में आया करीब 6 साल हो गया है। और जब मुझे याद है कि प्रथम महापौर के रूप में अर्चना चौबे जी ने इसका कार्यभार ग्रहण किया, तो उस समय स्थानीय प्रशासन मंत्री थे अमर अग्रवाल। उन्होंने ये कहा था कि यहाँ के विकास के लिए कोई फंड की कमी नहीं आएगी। और फिर उन्होंने ये कहा था कि धमतरी पूरे छत्तीसगढ़ के नक्शे में स्मार्ट सिटी के रूप में उभरेगा।
तब हमको भी लगा कि देखिए दोबारा रिपीट केंद्र राज्य में भाजपा की सरकार है और सहयोग से यहाँ इनकी सरकार रही है करके, और डेवलपमेंट हमारे क्षेत्र का होगा, खास करके धमतरी का करके। और जैसे दीप भाई ने कहा, और मैं अक्सर मेरा ये मानना है कि किसी भी क्षेत्र का जो विकास होता है ना, वहाँ के जनप्रतिनिधियों की जागरूकता और वहाँ के मौजूदा संसाधनों पर होता है। इस मामले में मेरा ये मानना है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं नगर निगम के, खास करके जितने भी रहे करके, उनके पास विकास कार्य करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव रहा है। धमतरी में संसाधनों की कमी नहीं है। दीप शर्मा जी ने अभी, जैसे मैं बताना चाहूँगा कि करीब 20 करोड़ रुपये का जल कर, संपत्ति कर बकाया था, उसमें से करीब 3 करोड़ रुपये की वसूली हुई है। अभी भी 17 करोड़ रुपया आम जनता के जेब में है। आज अगर ये 17 करोड़ रुपया वो नहीं लाते हैं तो क्या होगा। और करीब 70 करोड़ रुपये का प्रस्ताव बना करके राज्य सरकार को दिए हैं, और पिछले 6 महीने से ये प्रस्ताव पड़ा हुआ है। ये जा करके महापौर जी हमारे फला नेता से मिल रहे, वो मिल रहे, सिर्फ आश्वासन लेकर के वापस आ जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं। अब रहा सवाल, जैसे इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अपने को संसाधन कैसे किया जाए, तो पेंटिनगंज का मामले का मैं उल्लेख करूँगा। हमारे पास पेंटिनगंज में 44 एकड़ ज़मीन है, और वो वर्तमान में अगर उसका बाजार मूल्य देखें तो करीब 2200 करोड़ रुपया होता है। अगर वहाँ पर एक, जैसे जिन लोगों का करीब जो उसके 110 लीज धारित है, उसमें से 90-95% लोग जो ऐसे हैं जो वहाँ का किराया भी नहीं दे रहे हैं, और करीब 6 करोड़ रुपया किराया बाकी है वहाँ का। किराया भी नहीं दे रहे, पहले तो किराया भी दे देते थे, लेकिन जब से ये मामला न्यायालय में चला है तो 2-3 लोगों ने मामले को अटका दिया है। अब चूंकि वहाँ पर कुछ स्वयंभू नेता, जो बड़े नेता है ना, उनका भी घर है वहाँ पर, सही है ना। अब सत्ता के वो केंद्र बिंदु बने हुए हैं। अब उनके रहते फिर हमको मालूम है कि वहाँ पर पेंटिनगंज के मामले में कोई भी जनप्रतिनिधि, खास करके महापौर, तो हिम्मत कर ही नहीं सकता कि पेंटिनगंज को मैं खाली करवा दूँ और पेंटिनगंज को मैं यहाँ पर डेवलपमेंट करवा दूँ, कर ही नहीं सकता। वो जानता है कि मैं अगर ये करूँगा तो आग से खेलने का मामला है करके। दूसरी बात मैं बोलूँगा, शहर में जैसे सदर बाजार है, सदर बाजार के चौड़ीकरण की मांग कई सालों से की जा रही है। आज धीरे धीरे देखिए आप, सदर बाजार का व्यापार क्या होगा साहब, है ना। सदर बाजार का व्यापार जो है सियावा रोड कर, आप ये रत्ना बांधा चौक उधर हो रहा है। व्यापारी भी तैयार है, 3 बार उसका नहीं 7 बार उसका सर्वे हो चुका है, और 7 बार सर्वे होने के बावजूद आज तक, अब वो दिन हम एक आर्टिकल बनाना था तो हमारी चर्चा हुई महापौर जी से, तो महापौर जी का कहना ये था कि वहाँ के लोग चाहेंगे तो हम इसके लिए तैयार हैं। और एक बार बोलता है कि ये मामला हमारा नहीं है, ये मामला जिला प्रशासन का है। तो मैं महापौर जी से पूछना चाहता हूँ, भैया जब ये मामला जिला प्रशासन का है तो फिर आपको ये कहने का अधिकार क्या है कि जनता चाहेगी तब हो जाएगा करके। नगर निगम का मामला है वो, और नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत हमारा सदर बाजार आता है, और ऐसे में सदर बाजार के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाना चाहिए उनको। डेवलपमेंट के लिए धमतरी में विकास की बहुत संभावना है दीप भाई, यहाँ संसाधनों की कमी नहीं है हमारे यहाँ धमतरी में। नहीं, जैसे उस मुद्दे पर बात हुई रजाक भाई कि 17 करोड़ आज भी जनता की जेब में है, 3 करोड़ के आसपास ही रिकवरी हुई। जैसे आपने 17 करोड़ को तो प्रस्ताव भेजा, जैसे आपने नहीं और बकाया की बात कर रहा हूँ मैं। तो मेरे को जो समझ में आता है कि जैसे एक बात और देवेंद्र भाई ने पूछा कि इसके जवाबदार कौन है, जनप्रतिनिधि कि नौकरशाह हैं। हाँ। 2 बिंदु यहाँ पे सामने आते हैं। नहीं, एक मैं भी बात पूरी कर लूँ मैं। तो आज अगर एक छोटा सा आदमी मध्यम वर्ग का या निम्न वर्ग का नगर निगम से एक नोटिस जाती है तो वो खौफ ज़्यादा हो जाता है, वो डर जाता है, और तत्काल 2 दिन के बाद वो जाकर अपना टैक्स पटा देता है। लेकिन जो बकाया है वो पूरे रसूखदारों के जेब में है, बड़े लोगों के जेब में है। तो जनप्रतिनिधि जो हैं वो उनका सामना नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी यही राजनीति करनी है। तो इस काम को केवल अधिकारी या नौकरशाह ही कर सकता है, लेकिन वो भी उदासीन है। बड़ा दुर्भाग्यजनक बात है। भाई मैं बता रहा हूँ कि प्रदेश की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि पूरे छत्तीसगढ़ में एकमात्र धमतरी नगर निगम ऐसा होगा जिसका वर्ष 2020-21 का वार्षिक बजट पास नहीं हुआ है। बड़ा दुर्भाग्य नगर निगम का दुर्भाग्य पारित ना हो, वो क्या विकास कार्य, मतलब आपके पास कोई प्रपोजल ही नहीं है, कोई प्रस्ताव ही नहीं है आपके किसी भी विकास योजना के लिए आपको बजट की जरूरत होती है ना। और मैं देख रहा हूँ दीप भाई, पिछले 5 सालों से हम देख रहे हैं गोकुल नगर बजट में, ट्रांसपोर्ट नगर बजट में, औद्योगिक नगर बजट में, तालाबों का सौंदर्यीकरण बजट में, हर चीजें सिर्फ बजट से और फाइलों से बाहर नहीं निकलती। अब आप बताइए धमतरी के विकास की आप कैसे कल्पना एमआईसी में फिर से कुछ प्रस्ताव पारित किया गया। मैं अक्सर इस बात को उल्लेख करता हूँ रजाक भाई कि धमतरी में विकास किस तरह का हुआ है कि यहाँ सड़कें बनती हैं, सड़कें चलने के लिए नहीं बनती, केवल भ्रष्टाचार करने के लिए बनती है। बिल्कुल सही। मतलब ये सड़क का दुर्भाग्य हो सकता है, यहाँ के लोगों का दुर्भाग्य हो सकता है कि सड़क केवल भ्रष्टाचार के लिए बनती है, चलने के लिए नहीं बनती। अच्छा, पहले तो कमीशन का शायद 2% था, लेकिन अब कभी ठेकेदार मित्र बताते हैं कि उसको बढ़ा के 4% कर दिए।
अब वो 4% जब से हुआ है ना, तो ठेकेदार लोग बोलते हैं भैया हम ये काम करने के लिए तैयार नहीं है। अब हमारे तथाकथित कुछ पार्षद उनके घर में जाके मनाते हैं, ठीक है ना यार, आधा % कम कर देना ना, बोले मेरा हिस्सा कम करके उसको कर। इस तरीके का खेल धमतरी में चल रहा है। जिस नगर निगम में कमीशन का खेल चलेगा, आप मान के चलिए वहाँ पर विकास नहीं विकास कभी कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देवेंद्र भाई, यहाँ पर आपने एक बात और कही थी कि नौकर साहब वाली वसूली में यहाँ पर एक चीज और कहूँगा, जनता को भी यहाँ पर अपना दायित्व समझना होगा कि वो टैक्स को समय पे भरे, ताकि उनके ही नगर का विकास हो सके। खुद का पैसा खुद नहीं, मैंने कहा एक चीज और बोलना चाहूंगा मैं आपके मंच के माध्यम से, कांग्रेस भले संघर्ष करने के बाद नगर निगम में आ गई है, लेकिन कांग्रेस के पार्षदों पर किसी का नियंत्रण नहीं है और ये बेलगाम हो चुके हैं भाई साहब। और बेलगाम होने के कारण ही यहाँ अगर अपन सोचेंगे ना कि ये बहुत सुव्यवस्थित तरीके से विकास कर लेंगे करके, तो ये मेरे को इससे उम्मीद नहीं लगती, क्योंकि इनको कंट्रोल करने वाली जो शक्ति है ना, पावर है, वो है ही नहीं है। कांग्रेस के एक तथाकथित जो बहुत बड़े नेता है, डील हॉल से भी बड़े नेता है, मैंने उनको कहा था भैया एक काम करिए, अगर आप नगर निगम को बेहतर तरीके से चलाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक समन्वय समिति बना दीजिए, अपने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को शामिल कीजिए, और ये जो भी प्रस्ताव बनाते हैं, सबसे पहले वो प्रस्ताव की समीक्षा समन्वय समिति करेगी, और समन्वय समिति को ये लगता है कि नहीं यार ये प्रस्ताव जो है जनहित में उचित है करके, फिर उसको बढ़ाइए, और आप लोग भी अप्रोच लगाइए, उस पर पैसा मिले, फंड मिले, तो कैसे धमतरी का विकास नहीं होगा। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा रजाक भाई, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि पार्षद चाहे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो, वो पार्षद क्या सोचता है कि मैं 5 साल के लिए मुझे सरकारी नौकरी मिल गई, तनख्वाह फिक्स हो गया। वो चाहे भाजपा को चाहे कांग्रेस का हो। इसको डीएनए जैसे मंच से उनको बोध कराना पड़ेगा उनके अधिकारों का, उनके कर्तव्यों का, कि आपका एक्चुअल कर्तव्य, वास्तविक कर्तव्य ये है भाई साहब। अच्छा देखिए, आपने नौकरी के लिए नहीं आए। ये जो है ना, ये तथाकथित जो जनप्रतिनिधि हैं, इनको जागरूक करने का काम ये 4 ही आदमी कर सकते हैं, और ये डीएनए वाले को बोलिए आप हमेशा बुलाते रहे और यहाँ से हम इनको बत्ती देते रहे और जनता को भी हम जागरूक करते रहे। क्लोजिंग दे। तो ये था चौपाल मीडिया का, और जिसमें शहर से लेकर सूबे और सूबे से लेकर देश की बातें बहुत गंभीरता से हुई। हमने बात की निगम से लेकर देश के किसान आंदोलन तक के। सभी पत्रकारों ने बेबाकी से अपने विचार रखे, निष्पक्षता से, बिना किसी आग्रह के उन्होंने अपने विचार को आप सबके सामने रखा। हमारे ये कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। हम मीडिया के चौपाल कार्यक्रम के माध्यम से शहर के जागरूक पत्रकारों के विचार लेते रहेंगे, मंथन करते रहेंगे, चाहे मुद्दा पश्चिम बंगाल के चुनाव का हो, चाहे मुद्दा उपचुनाव में मिलते किसी सियासी दल के जय पराजय का हो। हमारा ये विश्लेषण का सिलसिला चलता रहेगा। हम धन्यवाद देते हैं नवभारत के ब्यूरो चीफ दीप शर्मा जी को, पत्रिका के ब्यूरो चीफ रज्जाक रिजवी जी को, और प्रखर समाचार के ऊर्जावान पत्रकार डॉक्टर भूपेंद्र साहू को। मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द मिलते हैं मीडिया की चौपाल में। जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।